बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर आगलेट्स में आतिफ वकास और ये लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बात की थी, उसकी सब टाइप्स में से काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्कस कर ली थी। इस लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ सब टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उसका साइज़ या उसका शेप वगैरह, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो जनरली ये बात आप जहन में रखें कि मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी that is equal to the sum of kinetic energy and potential energy. Now अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो ये एग्जांपल से बेहतर समझ आएगा। जैसा कि मैंने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी है जो इसकी पोजीशन की वजह से होती है या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। अब पोजीशन जो है ये कौन सी पोजीशन होगी, किसके रिस्पेक्ट से होगी। सो यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि दिस पोजीशन इज़ विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ सम कंजर्वेटिव फील्ड। ये पोजीशन किसी कंजर्वेटिव फील्ड की रिस्पेक्ट से किसी पोजीशन पे होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात करें, बाद में जाके हम कंजर्वेटिव फील्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन ये बात आपके जहन में हो कि पोटेंशियल एनर्जी अमूमन वहाँ पे होती है जहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड की बात होती है। तो पोटेंशियल किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसी सोर्स के रिस्पेक्ट से, उसकी पोजीशन की वजह से उसके साथ एसोसिएटेड होती है। यानी पोजीशन हमने कहाँ से मेजर करनी है, सोर्स से मेजर करनी है। अब सोर्स क्या है तो वो हम ये देखेंगे कि जी वो किस कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर वो मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो फिर भी ये दो तरह की पोटेंशियल एनर्जीज होंगी। एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये दो तरह की हो सकती है। ठीक है, एक रिलेटिव होगी और एक दूसरी जो है रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पहले मैं रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूं तो हमारा यहाँ पे कंसर्न फ़िलहाल इसके साथ है, बाद में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें मैंने बात लिखी है ये रिलेटिव इसलिए लिखा है कि हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसकी बात करेंगे एंड दैट इज़ डेल्टा पी ई एंड दैट वुड बी एम जी एच। नाउ रिलेटिव इस सेंस में मैंने कहा कि ये एच जो है ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस होगा उनकी हाइट्स के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राउंड है तो हम ग्राउंड को रेफरेंस मान लेंगे। रिलेटिव टू ग्राउंड हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं ग्राउंड को रेफरेंस मान रहा हूं, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली मैं ज़ीरो मान लेता हूं। और फिर इससे ऊपर ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया है तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई होगी दैट इज़
द वर्क डन जो कि इसके ऊपर हुआ होगा, एंड दैट इज इक्वल टू mgh. h इज दिस हाइट. नाउ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हम mgh लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. mgh एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन आपको अक्सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. मैं ये लिख सकता हूँ कि ऑर्डिनरी या लो हाइट्स के लिए, लोअर अल्टीट्यूड्स के लिए ये फार्मूला जो है आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक g की वैल्यू कांस्टेंट है तो वहाँ तक आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें m मास है इस ऑब्जेक्ट का, और हाइट जो है मीटर्स में होती है, अर्थ से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और g जो है g स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, यानी फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पैदा होगी जिसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है g की, और ये 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम है अगर आप इसकी वैल्यू देखें. तो ये पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव का फार्मूला है. हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की हम बाद में बात करेंगे, उसका ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये लिखा है ग्रेविटेशनल रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी. फिर मैं दूसरी एग्जाम्पल लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी. दूसरी एग्जाम्पल जो है एनर्जी इन मास अटैच्ड टू स्प्रिंग. मैं कंजर्वेटिव सिस्टम्स की कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ. एनर्जी इन मास अटैच्ड टू स्प्रिंग. नाउ हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमने कोई मास अटैच कर लिया है. इसके ऊपर मैंने प्रीवियस लेक्चर में, वर्क के लेक्चर में, जब मैं वर्क की बात कर रहा तो मैंने कहा था कि जो वेरिएबल फोर्स है उसके लिए वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो इसमें हमने एक ग्राफ बनाया था और हमने उस ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्कस किया था. ये एक्सटेंशन था और ये फोर्स था, और इस एरिया से हमारे पास आया था हाफ बेस जो कि x है और हाइट जो कि फोर्स है Fx. ये फार्मूला आया था. ये एरिया अंडर Fx ग्राफ मैंने कहा था कि ये वर्क होता है. तो वर्क Fx था और F की जगह हुक्स लॉ से हमने Kx पुट किया था, इफ़ यू डू रिमेंबर, और Kx मल्टीप्लाइड विद x तो Kx स्क्वायर. ये एनर्जी हमने ऑब्टेन की थी. ये जो वर्क उस स्प्रिंग के ऊपर हम करते हैं ना, उसको स्ट्रेच करने में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने वर्क किया उसको एक्सटेंशन दी है x, ये वर्क असल में इसके अंदर स्टोर हो जाता है. अब इस पॉइंट पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी. रिलेटिव टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उस वर्क के इक्वल होगी. यहाँ पर भी मैंने वर्क लिया है ना, मैंने mg यानी वेट यानी फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट जो था वो हाइट था, तो mgh ये वर्क है. ये वर्क हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई. यहाँ पर वर्क हुआ, इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई. तो ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हमने लास्ट लेक्चर में इस तरह कैलकुलेट किया था वर्क को. यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है. तो हम ये लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी mass attached to spring is half kx square. फिर किसी और कंजर्वेटिव फील्ड की अगर बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई पॉजिटिव प्लेट है, ये कोई नेगेटिव प्लेट है, और हम इज्यूम कर लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है, E कांस्टेंट है. जिस तरह यहाँ पर हमने G कांस्टेंट माना था, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E को कांस्टेंट मान लेते हैं. तो अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को, कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर मूव करूँ
तो मैं इसको पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाऊंगा तो ये इसके लिए अगेंस्ट द फील्ड वाली सिचुएशन होगी। वजह ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, दैट फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चूंकि Q पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पे है तो इसलिए ये फोर्स भी राइट पे होगा, क्योंकि अगर ये Q नेगेटिव होता तो फिर फोर्स और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते। लेकिन चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है। मैं इसे अगेंस्ट द फील्ड लेके जाता हूँ पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो होगा क्या, इसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के इक्वल है, दैट इज इक्वल चार्ज मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा और पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम हो तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम नहीं है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू E मल्टीप्लाइड विद डेल्टा आर। ये अगर डिस्टेंस डेल्टा आर है तो E डेल्टा आर जो है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म फील्ड इस तरह भी लिख सकते हैं। डेल्टा आर पोजीशन है, तो वंस अगेन आपको पता चला कि पोजीशन की वजह से x एक पोजीशन है रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट, कोई पोजीशन है, तो इसके अंदर ये एनर्जी है। फिर जैसा कि मैंने लिखा था कन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम, तो कन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम से इस केस में देखें इसका शेप हम चेंज कर लेते हैं, डिफॉर्मेशन इसमें पैदा कर लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे सकूं डिफॉर्मेशन की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रबर का कोई बैलून है, उसको आपने फिल किया है एयर से। अब आप उसको स्क्वीज़ करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं हर डायरेक्शन से, इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रेशर लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं, तो क्या होता है इसका, लेट्स सपोज आप ज़बरदस्ती आप उसका एरिया या वॉल्यूम कम कर लेते हैं। तो अब उसका वॉल्यूम कम हुआ तो आपने क्या किया, असल में पहले ये एक रेफरेंस पॉइंट था। फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ कि इस वक्त इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं थी और वो नॉर्मल था। फिर जब हमने इसको स्क्वीज़ किया तो हमने इसकी ख्वाहिश के अगेंस्ट इसके ऊपर वर्क किया, और अगर हम सिस्टम की ख्वाहिश के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो वर्क उस सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हम चेंज कर लेते हैं, इसका शेप चेंज कर लेते हैं, इसका साइज़ हम चेंज कर लेते हैं, और फिर जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल सकती है। और ऐसा इन सारे केसेस में मुमकिन है। अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले जाकर मैं रिलीज़ करूँ तो यही पोटेंशियल एनर्जी मैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर अगर इसको मैं स्ट्रेच करके रिलीज़ कर दूँ तो ये स्टोर्ड एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव की तरफ ले जाकर मैं रिलीज़ करूँगा, ये वापस काइनेटिक एनर्जी उसकी तरफ आएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ भाग के जाएगा। सो ये उसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी। फिर इसी तरह इसको मैं डीफॉर्म करूँगा तो रिलीज़ करूँगा तो इसमें दोबारा ये वापस रीस्टोर होगा और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म्स में हमें मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, तो उसका ताल्लुक जो है वो फील्ड के साथ है। वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी पॉइंट पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो मैं सेकेंड ईयर का जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो 11 चैप्टर में वहाँ पर मैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात करूँगा। लेकिन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे थोड़ा सा भी मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रेविटी के मुतालिक भी बातें हो जाएंगी। फिर ग्रेविटी पे मज़ीद डिस्कशन जो है वो 5th चैप्टर के एंड में है, जहाँ पर हम केपलर लॉज वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मैं जिक्र कर लूँ। देखें अर्थ जो है ना,
अर्थ को हम एक स्फीयर मान लें, यूनिफॉर्म स्फीयर मान लें, और इसकी ग्रेविटेशन फील्ड है, ऑब्वियसली हम जानते हैं न्यूटन लॉ है, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स के मुतालिक। तो अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये अर्थ है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, और इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है g, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, और m डिवाइडेड बाय इन दोनों के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस। तो चूँकि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के मुकाबले में बहुत स्मॉल है, इसलिए मैं रेडियस ऑफ अर्थ ही मान लेता हूँ और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसको मैं कैपिटल R लिख लेता हूँ, बस ये सेंटर से सरफेस तक। नाउ ये वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। अब इस ऑब्जेक्ट के को अगर मैं यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाऊँ, किसी और हाइट तक ले जाऊँ, तो फिर मैं इसके ऊपर ऑब्वियसली फोर्स लगाऊंगा और अगेंस्ट द फील्ड वर्क करूंगा। तो अगेंस्ट द फील्ड जब मैं वर्क करूंगा तो जो मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, क्या होगा, वो वर्क क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को इस कैद से, अर्थ की कैद से आराम आराम से ऊपर ले जा रहा है, छुड़ा रहा है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली द एनर्जी रिक्वायर्ड to take an object from a point to another point where it feels no effect of the source। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस किसी भी पॉइंट से, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से जहाँ पे ये पहले है, उठाकर किसी ऐसे पॉइंट पे ले जाऊँ कि जहाँ पर टू अनदर पॉइंट जहाँ पर इट फील्स नो इफेक्ट ऑफ द सोर्स, जहाँ पर ये सोर्स से मुकम्मल तौर पर फ्री हो, यानी सोर्स का उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, जहाँ पर सोर्स की फील्ड ज़ीरो हो। इस पॉइंट पर जी ज़ीरो होगा। इस सोर्स का जो जी है, जी यहाँ पर अगर आप देखें तो F इज इक्वल टू एम जी, एंड दैट इज़, तो एम के साथ कैंसिल हो जाता है, जी हमारे पास क्या आ जाता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर जी जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है आर को कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर हमने पुट करनी है जहाँ पर जिससे जी ज़ीरो आए। अब ऐसी तो कोई वैल्यू ही नहीं है जहाँ पर 1/r स्क्वायर आपको ज़ीरो दे दे, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 मिलियन बिलियन एंड जो भी वैल्यू पुट करूँ कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि जी जो है लॉन्ग रेंज है, यानी ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है और ये इन्फिनिटी पे ज़ीरो होगा। सो ये असल में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, तो जी इज़ ज़ीरो एट इन्फिनिटी। मतलब ये है कि जहाँ पर आर अनडिफाइंड, इतना दूर जाएंगे। तो मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को किसी अर्थ की फील्ड से आज़ाद करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर आप यहाँ पे नोट करना चाहते हैं तो ये दैट इज़ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज़ जी एम डिवाइडेड बाई आर। इसमें सिर्फ एक आर होता है और वो ऑब्जेक्ट का जिस पॉइंट के ऊपर भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से
सोर्स की सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। तो अगर इस बात के लिए बात करूं तो ये कैपिटल आर है। इस पॉइंट पे बात करूं तो इसके लिए फॉर एग्जांपल इसको मैं स्मॉल आर कहता हूं, तो यहाँ पर जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट वुड बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई स्मॉल आर, ये वाला डिस्टेंस। तो ये हर पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि अगर आप जैसा कि हम 5th चैप्टर में भी पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दें या उसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद करना चाहें, देन यू हैव ऑप्शन एंड आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी देनी है जो यहाँ पे है। अगर वो यहाँ से आपने इसको अर्थ से बाहर फेंकना है तो इतनी एनर्जी देंगे, यहाँ से फेंकना है तो इतनी एनर्जी देंगे। जितना अर्थ से दूर है उतना उसको आसानी से एस्केप किया जा सकता है। तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के मुतालिक कुछ था। तो इसके बाद हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के मुतालिक बात कर लें। कुछ डिस्कशन तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर कर भी चुका हूँ। बहरहाल कंजर्वेटिव force. So it is the force due to a conservative field. अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? A force field is said to be conservative if work done inside the field is independent of path। और दूसरी पहचान इसकी ये है, द वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इनसाइड द फील्ड इज ज़ीरो। इसमें यह है कि अगर वो फील्ड इस तरह है कि उसके अंदर आप वर्क करें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो वर्क इस बात पे डिपेंड ही ना करे कि ऑब्जेक्ट किस बात के ऊपर जा रहा है, तो इस तरह की फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स इनके दरमियान हम रिलीज़ करेंगे, ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। दूसरी कंजर्वेटिव फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये अर्थ है और ये अर्थ पे मुख्तलिफ हाइट्स के लेवल्स मैंने बना लिए हैं, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है, और ये डिफरेंट लेवल्स है पोटेंशियल के। और एक मैं यहाँ पर और एग्जांपल ले लेता हूँ मास स्प्रिंग सिस्टम का, जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस कर लिया। इन तीनों की जो ये तीनों फील्ड्स जो हैं ये कंजर्वेटिव फील्ड्स की एग्जांपल्स के तौर पे मैं ले सकता हूँ। ये सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम है। हर वो सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम होता है जिसके अंदर आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और ये आपकी वो एनर्जी वापस आपको देगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क, तो इसका मतलब है कि इसमें लॉसेस नहीं होते, नो लॉसेस होते। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो हैं एनर्जी के लॉसेस नहीं होते, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ज पार्टिकल को इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, तब भी यानी इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क जो है, जितना वर्क होगा दैट वुड बी क्यू डेल्टा वी, ओके, चाहे आप जिस रास्ते से भी जाएं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इधर ले जाऊं इस रास्ते से, या इधर ले जाऊं इस रास्ते से, या सीधा ले जाऊं इधर ले जाऊं, या पहले उधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं, फिर इधर ले जाऊं,
जिस भी रास्ते से इस पॉइंट तक ले जाऊं, इस पॉइंट के ऊपर जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर वही पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, यानी इसका वर्क जो है mgh होगा। कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी वर्क Q डेल्टा भी होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। इस केस में भी ऐसे होगा, यानी आप स्ट्रेच करने पे जितना वर्क करते हैं, कंप्रेस करने में वो फील्ड उतना ही वर्क वापस कर लेगा। आप सबको ऐड करते हैं तो एंड में टोटल वर्क ज़ीरो आ जाता है। इस केस में भी चूँकि जहाँ से गया था, अगर आप इसको वापस इधर ले आएँ क्लोज पाथ में, वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर भी किसी ऑब्जेक्ट को छत पर ले जाएँ, छत से ज़मीन पर ले आएँ, कोई मसला नहीं है, उसके अंदर वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। लिहाजा इन सारे केसेस में टोटल वर्क डन तो ज़ीरो है। अब अगर टोटल वर्क डन ज़ीरो है तो कुछ देर पहले हमने जब वर्क एनर्जी थ्योरम की बात की थी तो वो उसको क्या हो जाएगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अब अगर मैं लिखूं तो वर्क इज़ इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैं इसको जनरल कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं दोनों एनर्जीज़ को साथ में कंसीडर कर रहा हूँ। तो टोटल वर्क डन जो है वो W है। अब अगर हम कहते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम है जिसमें वर्क डन ज़ीरो है, टोटल वर्क डन, तो फिर क्या होगा कि ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा ME। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर टोटल चेंज ज़ीरो होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। और ये दो फॉर्म्स में होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप देखें सो दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। और अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2। ये आपस में सेम होंगे। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is equal to the total mechanical energy of the system at any other instant of time. So such system is known as a conservative system। और ये आप आगे जाकर कई जगहों पे देखेंगे, particularly जब हम oscillations पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम का केस डिस्कस करेंगे, मास स्प्रिंग सिस्टम का केस डिस्कस करेंगे। फिर आगे जाकर जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेटिव फील्ड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ये दोबारा सामने आएगा। जनरल आइडिया आपका हो गया होगा, उम्मीद है कि कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें टोटल वर्क डन ज़ीरो होता है, यानी उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है और उसमें वो अमानतदार होता है। आप उसको जितनी एनर्जी देते हैं वो अपने पास महफूज रखता है। और मैं तो बचपन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका हूँ, आपने भी शायद अपने बचपन में इस्तेमाल किया होगा या अभी भी करते होंगे। जो लिंदा होता है कैटापुल्ट गुलेल, उसमें हम पत्थर रखते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाती है, स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, इलास्टिक रिस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थोड़ी बहुत लॉसेस होती होंगी लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे भी वो सिस्टम है। तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम्स की 3 एग्जांपल्स हैं। और अब यहाँ से आप कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी होंगी? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल और दूसरा स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं और मज़ीद भी इसके ऊपर बातें हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को नॉन डिसिपेटिव मीडियम में देखेंगे, जहाँ पर डिसिपेटिव मीडियम में देखेंगे, जहाँ पर एनर्जी लॉसेस भी हम साथ में कंसीडर करेंगे।